टू माय यूट्यूब चैनल द लाइट ऑफ नॉलेज। आज हम लोग अपना 10th क्लास का फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नेम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। तो इसमें इस चैप्टर का जो नेम ही ऐसा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इस पूरे चैप्टर में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को जो वो डिस्कस करेंगे, उसके अलावा जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ हमारे पास मोशन है, वेव्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हमारे पास एंड में एक एक्सपेरिमेंट टाइप है, जिसमें हम जो है वो रिपल टैंक का एक एक्सपेरिमेंट है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। आपको पता है कि हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ वेव्स होती हैं, ठीक है। हमारे पास मोशन की डिफरेंट काइंड्स होती हैं, जिनमें एक मोशन हमारे पास होती है वाइब्रेटरी मोशन, जिसे हम वाइब्रेशन भी कहते हैं। वाइब्रेशन का दूसरा नेम होता है ऑसिलेशन। जब भी कोई बॉडी ऊपर नीचे या आगे पीछे की तरफ मूव कर रही होती है, हम कहते हैं ये चीज़ वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। मतलब जब भी कोई चीज़ ऊपर नीचे या आगे पीछे की तरफ मूव करेगी, हम उससे कहेंगे ये वाइब्रेशन कर रही है या ऑसिलेट कर रही है, ठीक है। वाइब्रेट कर रही है या ऑसिलेट कर रही है, ठीक है। वाइब्रेशन का दूसरा नेम है ऑसिलेशन। तो ऐसी मोशन द बैक एंड फ्रोथ और टू एंड फ्रो मोशन इज नॉन एज वाइब्रेशन और ऑसिलेशन, ठीक है। वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। अब क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन, हमारे पास एक स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेशन है। अब वो क्या है हम देखते हैं क्या है। आप कभी पार्क गए हो तो आपने वो पींग वाला झूला देखा होगा। आप बच्चे को बिठाते हो, उसके ऊपर क्या करते हो, अपनी पूरी फोर्स के साथ झूला पीछे चलाते हो और झूला छोड़ देते हो, ठीक है। पहले क्या हुआ, बच्चा एक झूला रेस्ट की पोजीशन पे था, बच्चा उसके ऊपर आके बैठ गया। इस रेस्ट वाली पोजीशन पर, जिस पर ना उस पर कोई फोर्स लग रही है, इस पोजीशन को हम नेम दे देते हैं मीन पोजीशन का। मतलब ओरिजिनल पोजीशन को नेम दे देंगे मीन पोजीशन का। आपने क्या किया, पिंग को पकड़ा, पीछे की तरफ खींचा, फोर्स लगाई और उसको एक एक्सट्रीम पोजीशन पे ले गए, जिसको आपने नेम दे दिया ए का, और उसके बाद उसको छोड़ दिया। अब क्या होगा, वो झूला खुद ब खुद मूव करता रहेगा, ठीक है। आप मीन एक्सट्रीम पोजीशन ए पर ले आए, वो दोबारा मीन पोजीशन पर जाएगा और फिर एक्सट्रीम पोजीशन बी पर पहुंचेगा, ठीक है। मतलब वो मोशन जो कि मीन पोजीशन के आगे पीछे मूव करती रहती है, इस मोशन को नेम दे देते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का। आप भाग गए, ठीक है। आपके साथ एक बच्चा है, वो कहता है भाई मैंने ये पींग का झूला लेना है। आपने कहा चलो बेटा बैठ जाओ इसके ऊपर, वो बैठ गया। अब जब वो बैठा है, झूला मूव नहीं करा, कोई फोर्स नहीं लग रही है, उस पोजीशन को नेम दे दिया आपने मीन पोजीशन का, ठीक है। ओरिजिनल पोजीशन को नेम दे दिया मीन पोजीशन का। झूला आपने खींचा, अपनी फोर्स लगाई और उसको एक्सट्रीम पोजीशन ए पर ले गए और उसको छोड़ दिया। अब जो आपने फोर्स लगाई थी वो स्टोर हो गई और स्टोरिंग फोर्स बन गई। आपने जब झूला छोड़ा, वो उसी फोर्स के साथ आगे पीछे अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे मूव करना शुरू कर गया। ए पोजीशन से ओ पे जाता है, फिर एक्सट्रीम पोजीशन बी पर, एक्सट्रीम पोजीशन से वापस मीन पोजीशन पे आता है, फिर एक्सट्रीम पोजीशन ए पर। तो इस मोशन को जो अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे मूव करती रहती है, इसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, ठीक है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एक शर्त है, ठीक है। इस वाइब्रेशन के लिए, इस ऑसिलेशन के लिए एक शर्त है कि जो बॉडी है वो अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे मूव करती रहनी चाहिए, ठीक है। जब बॉडी अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे मूव करती रहेगी, उस मोशन को हम नेम दे देंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, अ स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेशन दैट अकर्स व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। अब इसमें क्या होता है, जितनी ज़्यादा आप फोर्स लगाते हो, बॉडी उतनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। आपने X किसको कह दिया, डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट को आप कह रहे हो X, F आप कह रहे हो फोर्स को। मतलब जितनी ज़्यादा आप फोर्स लगाओगे, उतना ज़्यादा आपकी बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, ठीक है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। मैंने आपको क्या कहा, वो अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे ही मूव करती रहती है। तो इस मोशन को नेम दे देंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन का। अब आपकी बुक में सिंपल हार्मोनिक मोशन की 3 जो है वो एग्जांपल्स दी हुई हैं। सबसे पहले एग्जांपल आपके पास है, एक मैथ है जिसको आपने एक स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है और इसको एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। दूसरी एग्जांपल आपके पास बॉल एंड बाउल वाली है। आप क्या करते हो, बॉल को बाउल में छोड़ देते हो और वो इस तरह रोटेशन स्टार्ट कर देती है, ऑसिलेशन स्टार्ट कर, वाइब्रेशन स्टार्ट कर देती है।
ऑसिलेशन स्टार्ट कर देती है। तीसरी एग्जांपल आपके पास पेंडुलम की है, जो आपके क्लॉक में भी लगा होता है, ठीक है। बॉब को आप स्ट्रिंग के साथ अटैच करते हो तो वो पेंडुलम बन जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि आपकी पहली एक एग्जांपल है जिसमें आपने स्प्रिंग के साथ एक मास को अटैच किया हुआ है। अब वो स्प्रिंग क्या कर रहा है, ठीक है। अब क्या है, आप कंसिडर कर लें कि आपने एक मास है जिसको आपने एक स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है और इसको एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लगाया हुआ है। हॉरिजॉन्टल ऐसे होती है, वर्टिकल ऐसे होती है। लंबाई वाले रुख हॉरिजॉन्टल, नीचे वाले रुख लंबाई वाले रुख वर्टिकल और नीचे वाले रुख जो है वो हॉरिजॉन्टल। अब आपने हॉरिजॉन्टल सरफेस पर इसको अटैच किया हुआ है। आपने क्या किया, जिस तरह आपने झूले को पकड़ के खींचा था, आप इस मास को पकड़कर फोर्स लगाते हो और थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट कवर करवाते हो और उसको एक्सट्रीम पोजीशन ए पर ले आते हो, ठीक है। ये उसकी रेस्ट पोजीशन है। यहाँ पर उस पर F इज इक्वल टू है 0। यहाँ पर उसने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं की हुई, इसलिए x इज इक्वल टू हो गया 0। जब आपने लगाई फोर्स और थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट कवर करवाई और उसको किस पोजीशन पे ले आए, एक्सट्रीम पोजीशन, जिसको आप नेम दे रहे हो ए को, और एकदम छोड़ दिया तो क्या होगा, फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी और ये स्प्रिंग जिसको आपने पहले स्ट्रेच किया था ये कंप्रेस हो जाएगा और मीन पोजीशन से गुजरते हुए एक्सट्रीम पोजीशन बी पर आ जाएगा। क्या हुआ, एक स्प्रिंग है जो रेस्ट पोजीशन पे है, जिस पर कोई फोर्स नहीं है, उस पर उसने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया। अब आपने क्या किया, उस पर फोर्स अप्लाई की और उसको एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर करवा दी। जब आपने वो फोर्स जो है वो लगाई तो क्या होगी, स्प्रिंग में वो फोर्स जो है वो स्टोर हो जाएगी और जब आप उस मास को छोड़ेंगे वो फोर्स जिस डायरेक्शन में आपने अप्लाई की थी उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी और जो स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ हुआ था वो क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा और मीन एक्सट्रीम पोजीशन ए से वापस आएगा ओ पे और ओ से फिर एक्सट्रीम पे चला जाएगा बी पे, ठीक है। और इस तरह ये आगे पीछे मूव करता रहेगा, पहले ए से ओ से बी, बी से ओ से ए, मतलब अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे मूव करता जा रहा है। इसीलिए हम इसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। मैंने आपको कहा था ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन वो मोशन है जो अपनी मीन पोजीशन से गुजर के जब बॉडी आगे पीछे एक्सट्रीम पोजीशन पर तब पहुंचे जब वो मीन पोजीशन से गुजरे, पास आउट हो। इस मोशन को हम नेम दे देते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो यहाँ पर भी सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो रही कि आप फोर्स लगा रहे हैं उसके बाद उसको छोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो वापस ओ से गुजर के मीन एक्सट्रीम पोजीशन बी पर आ रही है। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। आप कंसीडर कर लें कि आपने एक मास अटैच किया हुआ है स्प्रिंग के साथ और उसको एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर लगाया हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, आपने क्या किया, हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में कहा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है। ऊपर भी हमने यही कहा कि जितनी फोर्स लगाएंगे उतनी बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। तो हुक्स लॉ भी, जो हुक्स लॉ ऑफ स्प्रिंग है हमारे पास, वो भी हमें यही कहता है कि जितनी ज़्यादा हम स्प्रिंग पे फोर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। अब जब आप इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करेंगे आपके पास एक कांस्टेंट आ जाएगा -k। अब ये माइनस साइन क्यों लगा है, इस पे माइनस साइन इसीलिए लगा है कि जो फोर्स हमारे पास स्प्रिंग एक्सर्ट कर रहा है ना, वो डिस्प्लेसमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन पे होगी। अब देखो, आपने डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ कवर किया लेकिन फोर्स उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करी। आपने एक्स यहाँ से यहाँ कवर करवाइए, यहाँ पर थी पोजीशन, यहाँ से यहाँ ले आए, लेकिन जो स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है वो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब इस के को हम नेम दे देते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि हम हुक्स लॉ ऑफ स्प्रिंग कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट। अब क्या होगा, अब आप इसको रीअरेंज करोगे, के को साइड पर ले आओगे तो हमारे पास ये आ जाएगी इक्वेशन -F/x, ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई। न्यूटन का आपको लॉ क्या कहता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, ठीक है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, ठीक है। जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। अब आप उस लॉ को लिख लोगे F इज इक्वल टू ma, ठीक है। अब क्या करोगे, इस इक्वेशन 1 को जिसमें आपने F इज इक्वल टू -kx कहा था उसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 3 में F की जगह। ये वैल्यू आ जाएगी -kx इज इक्वल टू ma। अब इस माइनस जो के एक्स के साथ लगा हुआ इसको ख़त्म करने के लिए आप दोनों साइड पर माइनस मल्टीप्लाई करवा दो, तो यहाँ पर माइनस ख़त्म हो जाएगा और रह जाएगा के एक्स, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, और ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, इस x को यहाँ पर
एम ए के नीचे मूव करा दोगे तो ये एक्स यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आप क्या करो, एक्सेलरेशन आपने फाइंड करनी है कि एक्सेलरेशन क्या है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, मास का एम और डिस्प्लेसमेंट का एक्स को के साथ ले आओगे तो ये a इज इक्वल टू माइनस के एक्स ओवर एम आ जाएगा रीअरेंजमेंट के बाद। ठीक है, अब क्या है, ये आपको पता है हमारे पास मास भी कांस्टेंट है। ठीक है, और जो k है वो तो है ही हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट, ये आपके पास कांस्टेंट हो जाएगा और इसको आप चेंज कर लोगे साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के साथ। ठीक है, तो ये आपको क्या कहता है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो आपने यही नहीं कहा था कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट और फिर हम यहाँ कह रहे हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, तो इट्स मीन ए भी एक्सेलरेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे पास किसके, डिस्प्लेसमेंट के। ठीक हो गया, तो यहाँ पर आपने एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर ली। अब आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर जब आप ये आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही होती है ना, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर एफ भी ज़्यादा होती है। ठीक है, और क्योंकि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के, तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगी, मतलब एफ भी ज़्यादा होगा और ए भी ज़्यादा होगा, लेकिन मीन पोजीशन पे एफ भी ज़ीरो हो जाएगा और ए भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगी उस पर फोर्स भी ज़्यादा होगी और उसका फोर्स भी ज़्यादा होगी, उस पर एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगी, लेकिन जब वो मीन पोजीशन पर आएगी तो फोर्स भी ज़ीरो हो जाएगी और एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो जाएगी और यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ठीक हो गया, ये आपका यहाँ पर एक्सेलरेशन वाला कंप्लीट हो गया। अब टाइम पीरियड देख लेते हैं कि टाइम पीरियड आप कैसे का फॉर्मूला क्या है। जब आप एक जो मैस है आपका स्प्रिंग के साथ अटैच हुआ, जब आपने उसकी ऑसिलेशन का टाइम पीरियड मालूम करना है तो आप टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के, एम मैस का और के आपके पास ये स्प्रिंग कांस्टेंट, क्योंकि आप स्प्रिंग की मालूम कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप एक मैस जो कि स्प्रिंग से अटैच हुआ है उसकी मालूम कर रहे हो, इसीलिए आप यहाँ पर आप स्प्रिंग कांस्टेंट लगाओगे। तो यहाँ पर आपका जो है ये स्प्रिंग कांस्टेंट वाला, जिसमें आपने स्प्रिंग के साथ एक मैस को अटैच किया हुआ है और उसमें उसको हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ जो है वो अटैच किया हुआ है, यहाँ पर आपने उसका सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा है। अब ये मूव करती जाएगी और कुछ टाइम के बाद ये जो है वो रुक जाएगी, क्योंकि हमारे पास सराउंडिंग में फ्रिक्शनल फोर्स भी मौजूद होती है जो कि दूसरी फोर्स के इफेक्ट को कैंसल आउट करती है। ठीक है, जिसकी वजह से एक टाइम आएगा ये मैस जो है ये स्प्रिंग स्ट्रेच कंप्रेस वाला प्रोसेस रुक जाएगा और ये दोबारा अपनी मीन पोजीशन पर आ जाएगा। अगर आप ऐसी सरफेस पे अटैच करते हो जिसमें फ्रिक्शन नहीं होती, सपोज कर लो कि फ्रिक्शन नहीं है, तो ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलता जाएगा, बस आप एक बार फोर्स लगाओगे और चलता जाएगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम फ्रिक्शनल फोर्स को ख़त्म कर सकें, इसीलिए कुछ टाइम के बाद ये रुक जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स दूसरी फोर्स के इफेक्ट को कैंसल आउट करती है। ठीक है, यहाँ पर आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन इन मैस अटैच टू स्प्रिंग कंप्लीट हो गया। आई होप आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन समझ आ गई होगी। उसके बाद आपने जो एग्जाम्पल स्टडी किया वो भी समझ आ गई होगी, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी समझ आ गया होगा। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपकी बुक में इतना मतलब नहीं दिया हुआ सही तरीके से, तो अगर आप नोट करना चाहें तो यहाँ से नोट भी कर लीजिएगा। ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।